subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो बेसिक थ्योरीज हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स जो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट है कि एनएमआर क्या है, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, वो हमने देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एनएमआर। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। अगर आप एम फार्म के हैं या अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हायर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में अगर एनएमआर है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमैटोग्राफी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं इसके जो नाम को डिकोड करेंगे तो न्यूक्लियर मतलब आपके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बात करेंगे मैग्नेटिक तो कहीं ना कहीं इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा, और एक होता है रेजोनेंस। इसका मतलब है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेट करेगी हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो टर्म्स हैं आपके हैं एनएमआर के लिए। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रा इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वही हमारा है एनएमआर। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स जो सीखे थे, देखे थे, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हमने उसको लास्ट में दो क्वेश्चन के साथ में छोड़े थे कि जैसे कि हमने देखा कि अगर आपका न्यूक्लियस है या कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, उसके थ्रू वो अपने जो हैं आसपास जो हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो सेम इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस भी स्पिन कर सकते हैं अपने एक्सिस पे और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं इस राइट थंब रूल के हिसाब से। अगर आपका जो मूवमेंट है, न्यूक्लियस का जो स्पिन है, अगर इस डायरेक्शन पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो अप साइड है, जो थंब है, वो हमारा हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा न्यूक्लियस के केस में। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक, तो अब सारे एटम में तो न्यूक्लियस होती ही हैं और न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या सारे न्यूक्लियस, जिसमें जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे, वो क्या एनएमआर एक्टिव होंगे, सारे क्या एनएमआर सिग्नल्स देते हैं? तो आंसर था नहीं। क्यों नहीं, आज हम बात करेंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था कि जो न्यूक्लियस स्पिन करता है, जैसे हम जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्पिन करते हैं। अब बात करें न्यूक्लियस तो बना होता है दो चीज़ों से, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो जो बेसिक फंडामेंटल हम जो जानते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज, उसमें कोई चार्ज होता नहीं है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो क्या जो न्यूक्लियस की स्पिन है वो इस प्रोटॉन की वजह से होती है क्या, या फिर इस न्यूट्रॉन की वजह से है, या फिर दोनों वजह से? तो जनरल कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल कैन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब प्रोटॉन ही कॉज कर सकता है इसकी स्पिन के लिए, बट ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन कैन आल्सो जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय इट्स ओन स्पिन, वो भी स्पिन करते हैं और वो भी जो है मोशन क्रिएट करके अपने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। बट कैसे, चलिए आज हम देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो अगर कोई न्यूक्लियस है स्पिन कर रहा है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसका हम फार्मूला होता है √I इंटू द I+1 h/2π, ये याद रखिए, अंडर के बाहर है। I फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर, जो I की वैल्यू है वो हो सकती है n/2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2, तो ये सारे जो हैं एक तरीके से एक्टिव के केस में हैं। अगर जो I की वैल्यू है, I मतलब स्पिन क्वांटम नंबर 0 होती है, तब वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, वो एनएमआर सिग्नल्स नहीं देते हैं। अब बात करें एटम्स की, तो एटम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फर्मियंस, एक होता है बोसॉन्स। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, है ना, तो सुन लीजिए। एक होता है फर्मियंस, एक होता है बोसॉन्स। फर्मियंस ऐसे पार्टिकल हैं, द फर्मियंस आर द पार्टिकल्स दैट आई इज द इन फ्रैक्शन वैल्यू, जिनके आई की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में होती है। जैसे कि बात करें 1/2, 3/2, 5/2, तो ये जो फ्रैक्शंस में होते हैं वो एक तरीके से फर्मियंस हैं। जैसे कि बात करें एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, मेनली आपके 1/2 होते हैं। ठीक, लेकिन दोज पार्टिकल हैव द आई इज द होल नंबर, लाइक द 1, 2, 3,
दैट्स कॉल्ड द बोसॉन्स। अब बोसॉन्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से हमारे जो फोटॉन्स हैं ना, एग्जाम्पल के रूप में लें तो फोटॉन्स आर द बोसॉन्स। उसके अलावा ग्लूऑन्स हैं, तो ये आप समझ लीजिए, है ना। तो अब आता है क्वेश्चन इस न्यूक्लियस पे। इस न्यूक्लियस जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिनमें अपना स्पिन नंबर होगा, मतलब कहीं ना कहीं स्पिन तो करते होंगे ना, तभी तो उसमें स्पिन क्वांटम नंबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो अल्टरनेट स्पिन करते हैं। अब कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिए, क्योंकि हम अभी तक पढ़े हैं कि जो एटम्स बने वो जो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बट ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी और पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उसी तरीके से आपका जो न्यूट्रॉन और जो आपके प्रोटॉन हैं वो बने होते हैं क्वार्क से, है ना। किस में होते हैं? याद रखिए, क्वार्क से। ये आपके क्या हैं? दिस आर द क्वार्क्स। ये क्या है? क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। ये उनके नाम हैं, डिटेल मत जाइए अभी। तो बेसिकली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो बने होते हैं अप एंड डाउन से, और इसमें बेसिकली 3 क्वार्क्स से बने होते हैं, इच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ये न्यूट्रॉन है वो बना होता है 2 डाउन क्वार्क से, 1 अप क्वार्क से, और जो प्रोटॉन है वो बना होता है 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। समझ में आ गया? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो चार्ज कंटेंट रखते हैं ना, 0 या +1, ये बेसिकली उनके क्वार्क्स से बने होते हैं। तो क्वार्क्स बेसिकली चार्ज होते हैं। अब जो अप जो क्वार्क्स है उसका चार्ज होता है +2/3, और जो डाउन है उसका चार्ज होता है -1/3। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को आप एडिशन कर लीजिए, सम कर लीजिए, कुल कितना चार्ज हुआ उस पर, 2 अप 1 डाउन, तो 2/3 +2/3 -1/3 इज इक्वल टू 4 - 1/3 और 3/3 और +1। इसलिए जो नेट चार्ज है वो हमारा +1 है प्रोटॉन के केस में, नेट चार्ज। इसलिए फर्स्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पे नेट चार्ज बोलना बहुत जरूरी है। सेकेंड आते हैं न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन से, 1 अप से, और 2 डाउन का चार्ज, बात करें डाउन की चार्ज की होती है वो -1/3, तो 1 अप 2/3 -1/3 -1/3 दिस इक्वल टू 2 - 2/3 0/3 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए जो नेट चार्ज होता है 0। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी तो चार्ज पार्टिकल से ही बने होते हैं ना। तो वो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेंगे, मोशन करेंगे, तो न्यूट्रॉन मोशन करेगा। न्यूट्रॉन मोशन करेगा तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको और मिलेगा आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्यों सारे जो आपके एटम्स हैं वो एक्टिव सिग्नल्स नहीं देते हैं एनएमआर के केस में। तो ऐसे जो आपके एटम्स हैं जिनमें स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा वो आपके IR इनएक्टिव होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर अप्रोक्सीमेटली होती है 1/2 ईच, है ना। तो अब न्यूक्लियस तो डिपेंड करता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अगर आपके इसमें इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कैसे होगी हम आगे बात करते हैं। तो वो क्या होगा? IR इनएक्टिव होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई पेयर में होते हैं तो आपस के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं और स्टेबल फॉर्म पे रहते हैं। ठीक है, तो एक आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, या एक +½ रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक रहेगा -½ रहेगा। तो आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब भी वो इवन फॉर्म पे होंगे, चाहे प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो। इसकी बात करें आपके कार्बन 12 की, तो आपके बात करें कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 क्या है? एक तरीके से इनएक्टिव है, इसलिए हम कार्बन 13 यूज़ करते हैं एनएमआर पे। तो कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ये सब इनएक्टिव हैं। ये एनएमआर सिग्नल्स नहीं देते हैं, क्योंकि इन पे जो हैं आपके इवन नंबर पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें इस कार्बन 12 की, इसमें आपके 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब 66 होते हैं तो वो आपस में पेयर करेंगे, इसमें बनेगा कितना? 3 पेयर। कितना बन गया? 3 पेयर। जब ये 3 पेयर करेंगे तो ये जो पेयर हैं वो आपस के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेंगे। इसलिए इसमें जो है आपका स्पिन क्या होता है?
स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, और ये आपके स्पिन के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इनका NMR सिग्नल्स हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑड और इवन हुआ, या प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो, या प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन इवन हो, तो इस केस में जो हमारा आई की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो हमारा क्या आता है, फ्रैक्शंस में आते हैं, जो खासकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होते हैं। तो खासकर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो ये होगी इस पे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बात करें कार्बन 13 की, तो कार्बन 13 में क्या है, कार्बन 13 में 6 आपके प्रोटॉन हैं और 7 आपके न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो 6 जो प्रोटॉन हैं वो क्या कर लिए, वो आपके 3 पे बना लेंगे, और ये आपके 3+1 हो गया ना, तो ये आपस में टच कर देंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 1 न्यूट्रॉन है कैन जनरेट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका होता है 1/2। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन के कारण नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो न्यूट्रॉन कारण हो रहा है ना, इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रॉन भी जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी स्पिन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर में जो बने हुए क्वार्क्स हैं वो चार्ज्ड होते हैं। क्लियर? चलिए, इसको कभी अपने जो टीचर पढ़ा रहे होंगे ना NMR को, फार्मेसी के हैं, तो उनसे पूछिएगा कि कार्बन 13 में जो हैं आप किस तरीके से बनेंगे, तो न्यूट्रॉन तो 1 होगा, तो न्यूट्रॉन तो चार्ज 0 होता है, तो वो कैसे स्पिन करता है और कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, ये पूछिएगा सवाल। आते हैं नेक्स्ट हमारा, अगर दोनों में ही ऑड हुआ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की या फिर कार्बन नाइट्रोजन 14 की, तो उसमें क्या होता है, आपके ऑड 7 न्यूट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इनके बनेंगे 3 पेयर बनेंगे 6 के, और 1 बच जाएगा। तो जो एक रिमेनिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दोनों ही जनरेट कर सकते हैं आपके स्पिन को, और आपस में ये जो हैं एक तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपके IR एक्टिव होते हैं, और जिनका जो वैल्यू बेसिकली आपका होल नंबर पे आता है, 1 2 3 पे आता है। तो H2 और नाइट्रोजन 14 का होता है 1 होता है। बाकी सबका एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखिएगा जरूर। तो आपको शायद 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि क्यों सारे NMR सिग्नल्स नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें स्पिन क्वांटम नंबर 0 भी हो सकता है, इसलिए वो नहीं देते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं और NMR सिग्नल नहीं देते हैं। सेकेंडली कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों ही आपकी इजीली मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, तो सिग्नल्स दोनों की वजह से आ सकता है। चलिए अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। अगर आई की वैल्यू 0, 1/2, 3/2, 1, 2 होती है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है, कितना उनमें एनर्जी लेवल हो सकता है अलग अलग, कितना उनमें ओरिएंटेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, है ना। जब हम कोई जो हमारा जो बेसिकली है, जैसे हम पढ़े हैं कि आपका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन पे होता है, तो आपका जो स्पिन है वो उसके अलाइंड, पैरेलल अलाइंड पे होने की कोशिश करता है। बट जरूरी नहीं कि सारे हों, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के हिसाब से जो है कि आपके जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आपके एटम्स हैं, सारे जो स्पिनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पैरेलल अलाइन हों। कुछ जो हैं एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, हायर एनर्जी पे भी हो सकते हैं, तो ये फिक्स है। क्यों, कैसे, आगे हम बात करेंगे कैसे, क्या थ्योरी है उसकी। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर जो है 0 होगा तो उसमें जो पॉसिबिलिटी ओरिएंटेशन है कितने होगी, 2, ये आपका 2i है ना, 2i+1 मतलब 2 × 0+1 तो 1 होगा, तो केवल वो 1 डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो वो जो है अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकता, उसकी केवल एक ही ओरिएंटेशन है, तो वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई भी अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। जब वो चेंज नहीं करेगा तो हम उसको कोई एनर्जी देंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे, तो उसको एब्जॉर्ब करके बदलेगा भी नहीं, है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, तो जैसा हो वैसे रहेगा उस मैग्नेटिक फील्ड पे। आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करो, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी डालो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना वो अपने जो ओरिएंटेशन उसको चेंज करेगा।
तो उसमें NMR सिग्नल्स तो आएगा नहीं, इसलिए वो NMR इनएक्टिव होते हैं। ठीक, तो उसमें जो ओरिएंटेशन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारा एनर्जी लेवल है 0 पे होता है, ना वो एक्साइट होगा, ना वो डाउन शिफ्ट पे जाएगा, ना वो अपने लोअर एनर्जी पे शिफ्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ना वो हायर पे जाएगा, वो जैसा है वैसे रहेगा। अब आते हैं 1/2, जहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं प्रोटॉन के केस में, है ना। तो प्रोटॉन का जो 1/2 होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी पॉसिबिलिटीज होती है 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। 2 × I मतलब 2/2, 2 × 1/2 हो गया 2, मतलब 1, और +1 हो गया 2, तो ये हो गया 2। तो मैक्सिमम इस पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे ही हमारा कोई भी किसी भी एंगल पे अगर मूवमेंट कर रहा होता है, अगर हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो हैं इस तरीके से अप्लाई करेंगे N और S, है ना, तो जैसे भी स्पिन कर रहा होगा वो या तो पैरेलल डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएगा, या फिर एंटी पैरेलल पे, जैसे मैंने कहा कि एंटी पैरेलल पे भी अलाइन हो सकते हैं। बट मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स की बात करें, मैक्सिमम एटम जो हैं वो पैरेलल या लोअर एनर्जी स्टेट पे अलाइन होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो रेशियो है 60-40 मान के चलिए, है ना, ये जनरल बोलने के लिए है, लेकिन ज़्यादातर वो लोअर एनर्जी पे शिफ्ट होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हमारा पैरेलल, ये हमारा क्या है पैरेलल, ये हमारा है एंटी पैरेलल, या विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव विद द अलाइन फील्ड, ये नेगेटिव विदाउट द अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, +½ और -½ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारा है ग्राउंड, 0 ग्राउंड पे है, जिसे हम अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, और ये हायर पे बोलते हैं, बीटा पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। 3/2 हुआ तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो 4 इस तरीके से होगी, एक आपका एंटी, एक आपका पैरेलल, एक आपका एंटी पैरेलल। ये हमारा क्या है विथ, ये हमारा अगेंस्ट, ये आपके बीच के, एक कुछ इधर कुछ इधर, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इस तरीके से। तो इसका क्या होगा 3-3/2 प्लस -1/2 और +½ और 3/2 इस तरीके से। अब यहाँ पे हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, जबकि हमको प्लस नहीं लेना चाहिए, हमको माइनस लेना चाहिए। लेकिन देखिए बुक में +½ रहता है, माइनस ऊपर रहता है ना, या +1 इधर रहता है, इधर प्लस माइनस रहते हैं, तो क्यों होते हैं हम आगे बात करेंगे। अगर वो 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी तो एक होगा आपका ग्राउंड स्टेट पे, लोअर एनर्जी पे, एक हाई एनर्जी पे, एक आपके न्यूट्रल एरिया पे, इस तरीके से। ठीक है, एक 0, एक -1, एक +1। ये हमारा हो गया अल्फा पोजीशन आपके लोअर एनर्जी, ये हमारा हो गया बीटा पोजीशन आपके हायर एनर्जी। 5 होंगे तो एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से न्यूट्रलाइज पोजीशन पे, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये +2 +2 +1 0 -1 -2, ये इस तरीके से होंगी। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि हम इसमें क्यों करते हैं आपके माइनस, जो हायर एनर्जी लेवल तो हमसे प्लस में करना चाहिए ना, लेकिन हम माइनस क्यों लिखते हैं। कुछ बुक में प्लस लिखा होगा, जैसे कि S रविशंकर की बुक है जो प्लस लिखा था उस पर हायर एनर्जी को, लेकिन वो गलत है, वो नेगेटिव साइड में आएगा, और जो लोअर एनर्जी है वो पॉजिटिव हाफ में रहेगा। अब क्यों कैसा, ये हम आगे बात करते हैं, क्या इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, अब समझिए एनर्जी स्टेट को, कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका जो फार्मूला की बात करें तो ये होता है म्यू फॉर द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.79, याद रखिए। और H क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हमारे साउथ पोल नॉर्थ पोल के बीच में, जो अपना मैग्नेट होता है, वो बेसिकली होता है गॉस पे, है ना। और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है लोअर एनर्जी स्टेट को। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ क्वांटम लेवल, अब उस क्वांटम लेवल की एनर्जी क्या होगी, तो फॉर्मूला होता है -m/I म्यू H0 B n या B, बीटा मान लीजिए, है ना, तो ये बीटा बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, U इज द मैग्नेटिक मोमेंट, जान रहे हैं। बीटा क्या है, ये होता है कांस्टेंट न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं इसको, एक बार बीटा ही लिखते हैं तो इसको न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 5.051 × 10⁻24 अर्ग एंटी गॉस या गॉस -1। ठीक है, अब समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर होगी हाफ किसकी होती है, हाफ होती है हमारे प्रोटॉन की, इसकी होती है प्रोटॉन की, याद रखिए, है ना। तो अब क्या होगा, देखिए
तो m की वैल्यू क्या होगी, mi की वैल्यू होगी प्लस हाफ या माइनस हाफ, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इस पर। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो क्वांटम जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगी, इसमें आप पुट कीजिए माइनस। अब मान लेते हैं हम इसको पहले पुट करते हैं, इस वैल्यू को कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा माइनस और इसका हो गया माइनस हाफ और अपान हाफ इंटू म्यू एच बीटा जो भी है। तो ये क्या होगा, ये जो कट जाएंगे ये कटेंगे और ये कट जाएगा और प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हो गया प्लस, यहाँ पे तो क्वांटम एनर्जी होगी प्लस म्यू एच पी बीटा। तो अब ये कहाँ का होगा, ये आपके होगा प्लस इंडिकेट फॉर द हायर एनर्जी एंड माइनस इंडिकेट फॉर द लोअर एनर्जी। तो ये हो गया हमारा अब हायर एनर्जी के लिए प्लस एच फॉर हायर एनर्जी, ठीक है ना, या बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन। ठीक, तो ये किसके लिए हुआ, ये माइनस हाफ में प्लस आया था, माइनस हाफ में इसका है, इसलिए हम माइनस हाफ लिखते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके वैल्यू को अप्लाई करेंगे इस पोजीशन पे, है ना, तो आपका क्या होगा, एक सेकेंड इसको मैं अलग कलर में कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको अगर हम लोग प्लस हाफ को यहाँ पे लेंगे, प्लस हाफ लेंगे तो प्लस माइनस में जाएगा, तो माइनस फॉर इंडिकेट फॉर लोअर एनर्जी। तो ये लोअर एनर्जी किसके लिए, इस माइनस इस प्लस हाफ के लिए लोअर एनर्जी आया, इसलिए यहाँ प्लस हाफ लिखते हैं। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है समझते हैं डेल्टा एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा, हायर माइनस लोअर। तो हायर क्या है, पॉजिटिव म्यू एच बी माइनस इन ब्रैकेट माइनस म्यू एच बी, तो क्या हो गया 2HB हो गया, है कि नहीं। तो सेम इसको अगर हम लोग, अगर आपके आई की वैल्यू 1 है तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, +1, 0 और -1। इसको हम लोग करेंगे तो इस तरीके से आएगा, जो माइनस यू एच बीटा की जो वैल्यू है वो किसके लिए है, वो हमारे प्लस के लिए है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लिखा गया है। और आपका 0 के लिए 0 होगा और आपके -1 के लिए प्लस होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो जनरलाइज फार्मूला हम लिख सकते हैं एनर्जी का, डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू एच बीटा अपान आई। कई बुक में याद रखिए, वो भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है। कई बुक में आपका जो म्यू और बीटा को करके लिखा जाता है वो होता है म्यू एच अपान आई, ये भी कई बुक में लिखा होगा तो भी वो सही है, याद रखिए, है ना, दोनों ही फार्मूला सही है। तो अब इसमें जैसे कि 2HB है ना, अब इसको अप्लाई करो ना, यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू हाफ है, तो हाफ करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो 2UHB अटा है ना, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। अब इसको ध्यान रखिए, ये भी आगे में काम आएगा ये फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल पे। अब ये ध्यान रखिए कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक ही एकदम कांस्टेंट स्थिर रख के मूवमेंट नहीं करता, स्पिन नहीं करता, वो एक तरीके से जो हमारा अर्थ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो अर्थ मोशन कर रहा है, उस तरीके से मोशन करते हुए आपको मिलता है। जैसे कि सपोज हमने, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, इधर से हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो ये आपका फोर्स में जाएगा, उसमें आपके क्या होगा, अलाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में अलाइंड होगा, इस तरीके से। लेकिन मूवमेंट ऐसे वो नहीं करेगा ना, वो एक तरीके से इस तरीके से करता है। और जितना ज़्यादा हम लोग अप्लाई फील्ड कर रखेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स करेंगे, उतना ही वो एंगल से मूवमेंट करता है, उसकी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है। तो मूवमेंट इस तरीके से होता है। जब लट्टू को देखे होंगे तो जैसा वो लास्ट में घूमता है ना, कैसे घूमता है वो, इस तरह घूमता है ना, तो वैसे ही आपका वो मूवमेंट करता है। अब वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, बात की बात है, बट वो इस तरीके से करता है, ऐसे नहीं करता, वो ऐसे करेगा, ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से जो आपका जो ऑर्बिटल बनेगा ना, वो होता है प्रिसिशन ऑर्बिट, ठीक है। और उस एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, है ना, तो वो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखिए। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लार्मर फ्रीक्वेंसी और प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक, याद रखिए, जिसकी वैल्यू होती है गामा
H0/2 पाई, जहाँ पे गामा क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना। तो इसका वैल्यू ये भी आपका 2 पाई/HIUN होता है, ये सब बात की बात है। इसका जो वैल्यू होता है आपका 26750 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये, है ना आपका सेकेंड। और आपका ये हो गया गॉस, मेरे ख्याल से ऐसा मेरे ख्याल से होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये मेरे ख्याल से गॉस -1 होगा, बाई टी होगा और h नीचे जाएगा तो ये भी गॉस -1 होगा। तो इस तरह इसका यूनिट होगा, तो ये उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो याद रखिए ये आपका प्रिसिशनल मूवमेंट है, ये इस डायरेक्शन पे मूव करता है। अगर अप्लाइड फील्ड ये आपका मान लो अप्लाइड फील्ड अप डायरेक्शन पे है तो वो इस तरीके से मूवमेंट करेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो इस डायरेक्शन पे अप्लाइड फील्ड जा रहा है तो वो ऐसे मूवमेंट करेगा, या ऐसे भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट वो एक ऑर्बिटल में करता है, ठीक। अब उसी के बेस पे आगे चीज़ें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। अब सॉरी फॉर दैट, ठीक। तो हमने अब समझ लिया, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारे NMR का। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज मैच्ड विद द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द प्रिसिशनल और लार्मर फ्रीक्वेंसी, देन द न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड फ्लिप अगेंस्ट द ओरिएंटेशन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, फर्दर NMR स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि हम यहाँ पे हमारा सपोज हमारा एक स्पिन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो वो इस तरीके से अलाइंड होगा, अलाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वो अलाइन होगा और वो मूवमेंट करते रहेगा, ठीक, करते रहेगा। अगर हम उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी को उसमें डालते हैं, अब याद रखिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं ना वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से H हम डाल रहे हैं ना, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हम लोग डालेंगे RF। अब वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसको हम एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, तो वो हम जो लाइट यूज़ करते हैं हम करेंगे सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। याद रखिए क्या करेंगे हम लोग, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट यूज करेंगे जो कि सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करता है। अब जानते होंगे कि आपका जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो आपका, या इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा लीनियर पोलराइज्ड लाइट है, तो लीनियर पोलराइज्ड जो क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड है वो एक ही डायरेक्शन पे होता है, इस तरीके से होगा, इधर 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 होगा। लेकिन जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है ना, तो वो आपका सर्कुलर टाइप से मूवमेंट करता है, ठीक। अब याद रखिए हमारा यहाँ पर जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। इस तरीके से हम जब रेडियो वेव अप्लाई करेंगे तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी और ये मूव कर रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारा सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द RF की फ्रीक्वेंसी है, वो लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर वो लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तब वो उस एनर्जी को, उतने अमाउंट की एनर्जी को जितना रिक्वायरमेंट है, अगर उसको 60 मेगाहर्ट्ज पे उसकी अगर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है तो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करेगा, ना कि 100 करेगा, ना कि 200 करेगा, ना कि 50 करेगा। क्योंकि क्वांटल वर्ल्ड में कोई भी लालची नहीं होता है, वो उतना ही एब्जॉर्ब करता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट, ठीक है। और जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा वो अपने ओरिएंटेशन को अगेंस्ट द फील्ड ले आएगा इस तरीके से, और इस तरीके से मूवमेंट करेगा, देख सकते हैं। जैसे हमने एब्जॉर्ब किया वो क्या होगा, ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो वो जस्ट जो है हम लोग इस केस में क्या होगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच कर लिया हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का है ना वैल्यू, तो वो क्या होगा, ये एंटी या एंटी पैरेलल होगा या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगा अपने आप को, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ये अलाइन विद द या पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये पैरेलल होगा, याद रखिए, सॉरी, है ना। तो ये होता है, उस बेस पे हमको NMR सिग्नल मिलता है। अब जैसे कि बात करें यहाँ पे
आपका क्या है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हाई स्टेट है, पता है। तो ये हमारा डेल्टा ई होगा, ये हमको पता चल गया। तो डेल्टा ई क्या होता है, ये होता है हमारा एच न्यू, ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा फ्रिक्वेंसी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक, एक चीज़ में क्वेश्चंस मेरा भी एक है आप लोगों से, थोड़ा सोचिएगा। जैसे कि हम नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, अगर हम अब जाहिर सी बात है कोई एटम्स हैं, हाइड्रोजन की बात करें तो हम कोई एक एटम पे तो काम करते नहीं हैं, है ना, हम एक एटम पे तो काम करते नहीं है ना, बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं उस पर, कोई सैंपल पे। अगर बात करें एक मोल पे, तो एक मोल पे ही जो एवोगाड्रो नंबर होता है उतने एटम होंगे, जाहिर सी बात है। तो सारे के सारे जब हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे अलाइंड नहीं होंगे पैरेलल, सारे के सारे अलाइन नहीं होंगे पैरेलल, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एटम्स हैं वो पैरेलली अलाइन हो जाते हैं। तो मान लो सपोज बात करें, अगर 10 मान लेते हैं, चलिए 10 में से मैक्सिमम कितना होगा, 6 होगा। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके क्या होंगे, ये होंगे पैरेलल, जो कि लोअर एनर्जी स्टेट रखेंगे, और इसमें होंगे 1 2 3 और 4, ठीक। तो जब हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई करते हैं ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग इसमें RF डालेंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या होगा, फ्लिप होके इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो जो रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, नंबर ऑफ I0 जो ग्राउंड स्टेट पे है और नंबर ऑफ हायर स्टेट पे जो है वो इक्वल हो गया, तब कोई भी पीक नहीं आएगी। ध्यान रखिए, अगर इक्वल होती है तो कोई पीक नहीं आएगी, ठीक है। या तो हमेशा जो है, जो ग्राउंड स्टेट पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमेशा हायर होना चाहिए। तो N0 ऑलवेज ग्रेटर देन द N1, ठीक। तो तभी हमको NMR सिग्नल मिलेगा, और इसमें नो सिग्नल। अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर दोनों इक्वल हैं या जल्दी ही हो जाएगा तो सिग्नल तो आएगा नहीं, बट हमको कंटिन्यूस सिग्नल चाहिए, है ना। तो किस तरीके से हम जो रेशियोस हैं, जो N0 या नंबर ऑफ एटम्स विच अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। पहले समझ लीजिए ना कि हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं, कैसे इसका बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं इसके बेसिक इक्वेशंस पे, कैसे हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस को। तो जैसे कि हमारे पास एक न्यूक्लियस से जो स्पिन करता है उसमें प्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर मूवमेंट होगा, पता होगा। तो उसमें एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गायरेशन जो है बेसिकली अप्लाइड फील्ड के प्रोपोर्शनली होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर मूवमेंट की। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, जहाँ पे 2π/hi un और h0, यहाँ पे u और बीटा भी लिख सकते हैं कई जगह पे, उसमें एक अलग है, वो जरूरत नहीं है लिखने की, और है भी आपकी मर्जी उस पर, कई बुक में है कई बुक में नहीं है। तो जो होल आता है एंगुलर वेलोसिटी की, वो होता है गामा h, क्योंकि ये जो है आपका वो क्या है, वो गामा की वैल्यू है, ऑलरेडी हमने देख चुके हैं गामा की वैल्यू। यहाँ पर हमने गामा की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो ये हमारा गामा की वैल्यू है 2π/hi × un, तो ये हमारा गामा की वैल्यू हो गया। तो गामा h भी लिख सकते हैं। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो क्या होती है, जनरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एंगल कवर्ड बाय द न्यूक्लियस इन स्पिनिंग इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम पे कितना वो स्पिन कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक स्पिन पे 30-60 डिग्री पे, मतलब 2π उसकी पूरी परिधि पे वो कवर करता है। तो 2π/t, जिससे हम t क्या है 1/t फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे 1/t आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना, ठीक है। तो जो है वो हम लिख सकते हैं ओमेगा, सॉरी गामा नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा और ये अब गामा है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, ये कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो h है वो क्या है, वो गॉस में हो सकती है, जिसका वैल्यू होता है 14092, जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, या 1.4 टेस्ला भी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ω/2π। अब ओमेगा वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को पुटअप कीजिए, इस वैल्यू को, तो
वाई एच हो गया, है ना, हो गया ना, वाई एच बाई 2 पाई। तो गामा क्या हो गई, गामा हो जाएगी 2 पाई, यहाँ जाएगा तो 2 पाई न्यू अपान एच। तो एक हमारा एक सेकेंड इक्वेशन है गामा का और एक आपका एक इक्वेशन है गामा का, ये ध्यान रखिए। अब गामा से उल्ट गामा दोनों का पुटअप कीजिए, यहाँ पे 2 पाई न्यू अपान एच जीरो इज इक्वल टू 2 पाई एच आई म्यू एन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पाई और 2 पाई कट जाएंगे तो होगा फ्रीक्वेंसी, और एच को यहाँ ले आइए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच जीरो यू एन अपान एच आई। तो इस एच को जो है फर्दर यहाँ ले आइए तो क्या हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू यू एन एच आई, ये हो गया ना। तो डेल्टा ई क्या है, एच न्यू क्या होता है, अभी हमने देखा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, झट सी बात है। तो एच न्यू मतलब सॉरी डेल्टा ई है ना, एनर्जी की वैल्यू ई इज इक्वल टू एच न्यू होता ना, तो ई इज इक्वल टू यू एन एच जीरो आई, ये आया। तो यही तो वैल्यू, यही तो डिफरेंस जो है हम लोग बात कर रहे थे इस इक्वेशन पे, जो सेम है। मैंने कहा था कई बार वहाँ बीटा होता है, कहीं बीटा नहीं होता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, इसको जो सॉल्व करेंगे आगे, तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा, सपोज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गामा एच न्यू सॉरी एच नॉट अपॉन 2 पाई। तो गामा की वैल्यू क्या होती है 265750, है ना। तो इंटू 14092 गॉस की वैल्यू है, 2 पाई क्या होती है, पाई होता है 3.14, 2 हो गया तो 2 इंटू 3.14 हो गया 6.28। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जो है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ये आपके हर्ट्ज में आएगी, जो वैल्यू आएगी ना वो हर्ट्ज में आएगी। तो ये मेगा हर्ट्ज है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, तो 60.02 मेगा हर्ट्ज, या फिर इसको हम 60 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू आती है 2.39 इंटू 10 टू द पावर -5 किलो जूल पर मोल, या फिर 0.023 जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। अब एक क्वेश्चन था मेरा, तो जितना ज़्यादा टेस्ला होगा ना, जितना ज़्यादा टेस्ला होगा, जितना ज़्यादा आपके गॉस की वैल्यू होगी, मतलब अप्लाइड फील्ड जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही उस पर एंगुलर मोमेंट क्रिएट होगा, उसमें फोर्स लगेगा, उतना ही उसकी प्रेशनल फ्रिक्वेंसी, रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और उतना ही उसमें एनर्जी लगता है। तो जो मेरा क्वेश्चन था उस पर कि हमको जो रेशियो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके मैक्सिमम जो हैं आपके अलाइंड होंगे और कुछ जो हैं एंटी अलाइंड होते हैं, है ना, ठीक। तो हमको इस नंबर को बढ़ाने के लिए तभी हमारे पास क्या आएगा, NMR सिग्नल्स आएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फील्ड है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अप्लाइड फील्ड बढ़ाएंगे तभी इसमें क्या होगी, लाउड फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उससे रिक्वायर्ड एनर्जी या एनर्जी जो गैप है दोनों का वो बढ़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग हायर फील्ड पे हम लोग यूज़ करते हैं, 14092 गॉस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। तो अब जो है, अब एक क्वेश्चन और था, नंबर ऑफ सिग्नल्स डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट ऑफ एटम। ये हम समझ लेते हैं कि जो है हम बात करेंगे प्रोटॉन NMR की या फिर कार्बन 13 NMR की, तो क्या सारे हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं किसी मॉलिक्यूल्स में सबके एक ही सिग्नल्स आएगा क्या? नहीं आएगा, वो मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं, वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे। हमने सीख चुके हैं किस तरीके से NMR सिग्नल्स आएंगे, अब समझेंगे कि कैसे अलग आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हम लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है CH3 और CH3, इस पे सिग्नल केवल एक ही आएगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये जो हाइड्रोजन हैं और ये हाइड्रोजन हैं आपस में सिमिलर इन्वायरमेंट में हैं, हर एक हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, तो आप देखिएगा हर एक हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसमें से हर एक हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 हाइड्रोजन और एक CH3 से जुड़ा हुआ है। ये भी देखिए, एक कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक CH3। इसको देखिए, एक कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक CH3। यहाँ देखिए, एक कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो इसमें सारे हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, इसलिए केवल एक ही पीक आएगी। देखिए इस पे ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे सारे H हैं। अब इसमें कितनी पिक आएगी, इस पे आएगी 2 पिक। अब कैसे देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें 2 हाइड्रोजन और C2H5 है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 हाइड्रोजन एक C2H5। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक C2H5। तो ये तीनों इक्वल हैं। सेम यहाँ देखिए, ये एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें एक जुड़ा हुआ है कार्बन से जो कि जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन और एक C2H5। सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे, ये होंगे सेम। ए, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इन्वायरमेंट अलग अलग हैं, इनसे अलग है। ये दोनों आपस में सेम हैं बट इनसे अलग है, क्योंकि ये ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन से जिसमें एक हाइड्रोजन और एक CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ, मतलब 2 CH3 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, CH और इधर CH3 और CH3, है ना। तो ये इनके इन्वायरमेंट सेम हैं और इनके इन्वायरमेंट सेम हैं, तो इनके इन्वायरमेंट को हम B बोल सकते हैं, इसलिए 2 इसमें पिक आएंगे। सेम बात करें बेंजीन में, जो हर एक हाइड्रोजन है वो सेम इन्वायरमेंट का है और सेम इन्वायरमेंट होने की वजह से इनका एक ही पिक आएगा, सिंगल पिक आएगा। लेकिन बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में जो हैं 4 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट हैं। एक तो ये हो ही गया, सेकेंड देखिए ये अलग इन्वायरमेंट पे हैं। अब यहाँ कुछ सोचिएगा, यहाँ पहुँचने के लिए लगेगा एक 1 2, यहाँ पे 1 2, दोनों के लिए सेम है। इधर भी जाएंगे तो भी सेम पड़ेगा। यहाँ को देखिए, ये एक अलग इन्वायरमेंट है, तो ये B हो गया, ये C हो गए। यहाँ पहुँचने के लिए लगेगा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, मतलब ये दोनों सेम हैं। और इसको देखिए ये अलग है, तो यहाँ पे आपके इसलिए 4 पिक आएंगे हमारे फिनॉल पे। ठीक, तो आपने समझ में आ गया कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के लिए होती है 60 मेगाहर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी लगती है, जिसमें हम लोग अप्लाइड फील्ड यूज़ करते हैं 1.4 टेस्ला या 14092 गॉस। ठीक है, और उसके बेस पे एनर्जी होती है, और कैसे हम अप्लाइड फील्ड को बढ़ा के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि पैरेलल अलाइन करेंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, वो हम बढ़ा सकते हैं ताकि पीक हमको अच्छे तरीके से मिल सके। क्योंकि अगर इक्वल होंगे रेशियो हमारे एंटी पैरेलल और पैरेलल का फील्ड में, तो कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब तभी करेंगे जब वो हायर लेवल पे होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल एटम्स हाई होंगे या लोअर एनर्जी स्टेट पे एटम्स ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमारे NMR के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR, कि क्या उसके बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग उसके बेसिक क्या, उसके कैसे वो रिलैक्स होते हैं, कैसे वो वापस एंटी पैरेलल से पैरेलल में आते हैं, क्या उनके प्रोसेस होंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज पे। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड any feedback please comment on the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.